अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्ज़ियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तालीमी इदारों में दहशतगर्दों के नेटवर्क के इंकशाफ से करेंगे। बदकिस्मती से ये सच्चाई शायद आज सरकार के सामने आई हो, लेकिन तालीमी इदारों में दहशतगर्दों की सहूलतकारी कोई नई बात नहीं है। बलूचिस्तान ही नहीं, खासकर वफाक बल्कि सिंध पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में भी तालिब इल्मों के रूप में दहशतगर्द और उनके सहूलतकार मौजूद रहे हैं। 2020 में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में मारा जाने वाला शहदाद बलोच नामी दहशतगर्द 2015 से लापता इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एमफिल का तालिब इल्म था। 26 अगस्त 2024 में एफसी के कैंप पर खुदकुश हमला करने वाली माहिल बलोच तुर्बत यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। 26 अप्रैल 2022 को जामे कराची में खुदकुश हमला करने वाली शारी बलोच भी क्वेटा यूनिवर्सिटी से एमएससी ज़ूलॉजी की डिग्री रखती थी, जिसके बाद वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर भी रही और अब क्वेटा ही की ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार होने वाले प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी ने भयानक इंकशाफात करके सबको चौंका दिया है। इंटेलिजेंस इत्तलात पर सीटीटी बलूचिस्तान के हाथों गिरफ्तार होने वाले प्रोफेसर ने जाफर एक्सप्रेस पर खुदकुश हमले की सहूलतकारी का एतराफ़ किया। उस्मान काजी ने क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं। नवंबर में मुझे डॉक्टर एबतान ने अलवल किया था। उसने यही कहा था कि बंदा है, उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वो रफ़ीक बिजंजो था। तो उसके बाद मैंने किसी के हवाले किया। तो वाक़ई के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी और जो मासूम शहरी हैं उनकी जानें ज़िया हुए हैं। पिछले नवंबर में मुझे ये आला तालीम याफ्ता पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर ये भी इसने कहा है कि हाल ही में मुझे एक टारगेट मिला जिसे मैंने पनाह दी और चंद रोज़ बाद उसे एक और दहशतगर्द के हवाले कर दिया। तंजीम ने इसे 14 अगस्त को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना था। इस हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एक की है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ख़वातीन को ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। जो लोग रियासत के ख़िलाफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ अलहदा कवानीन होने चाहिए हैं। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उनका ये भी कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ नए कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने ये सवाल उठाया कि गिरफ्तार सहूलतकार की अहलिया टीचर है, वालिद पेंशनर हैं, भाई रेकोडिक में मुलाजिम है, फिर ये लोग महरूम कहाँ से हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ये सवाल भी अहम है, हम अपने पैनल के सामने रखेंगे कि रियासत स्कॉलरशिप देती है, पढ़ाती लिखाती है, पीएचडी कराती है, बेहतरीन मुलाजमत देती है, तो फिर एहसास महरूमी आता कहाँ से है। बलूचिस्तान में इशूज़ से किसी को इनकार नहीं नाज़रीन, लेकिन क्या मसाइल सिर्फ बलूचिस्तान ही में है और क्या मसाइल का हल जो है वो गाली और गोली ही है? क्या इस पर बैठकर बात नहीं हो सकती है, टेबल टॉक नहीं हो सकती है? इस पर हम बात कर रहे होंगे जी। हमारे साथ कौन गेस्ट मौजूद हैं ये मैं आपको बताए देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे काशिफ रफ़ीक साहब। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद नौशाद अली साहब ने, आज़म मलिक साहब ने और शहजाद अनवर फारूकी साहब ने। मैं काशिफ साहब आज प्रोग्राम के आगाज़ में सर आपकी तरफ आऊँगी। काशिफ साहब, बड़ी भयानक सूरत हाल है। आला तालीम याफ्ता नौजवान जो हैं वो भी रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आखिर हमारी गलती कोताही कहाँ पर है जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ें जो हैं ये हमारी दरसगाहों तक पहुँच गई है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जो दहशतगर्द तंजीमें हमारे पढ़े लिखे अजहान को, हमारे लोगों को इस नहज पे ले आई कि वो या तो दहशतगर्दी में मुलविस हैं बराह रास्त या उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, इसके पीछे एक पहलू यकीनी तौर पे ये होगा कि वो दहशतगर्द तंजीम के आलाकार, सहूलतकार इन ख़ानदानों को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे होंगे। किसी ना किसी प्यारे को अगवा कर रखा होगा, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई ऐसा मामला होगा कि बामले मजबूरी इनको ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि इन पढ़े लिखे बच्चे या बच्चियाँ जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, बराह रास्त या सहूलतकारी में इन्वॉल्व हैं, इनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई मफादात, कोई ना कोई चीज़ें, कोई ना कोई मामला का टकराव होगा सिस्टम के साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो गुमनाम सिपाही हैं हमारे, वो जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने ये सारा नेटवर्क एक्सपोज किया, पकड़ा, जिन्होंने भी अपनी जो उसमें ज़ख्मी हुए जानों के नजराने पेश किए, मैं समझता हूँ ये उनकी एक शब रोज़ मेहनत है जिसकी वजह से ये सारा चीज़ें बाहर आ रही हैं, एनेक्सिस बाहर आ रहा है। अब इस सारी चीज़ों को
आप एक तरफ रखिए और उस दूसरी तरफ देखिए कि वो लोग जो पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं जी मारंग बलोच को हम सपोर्ट करेंगे, जो कहते हैं जी हम बलोच जो लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी मूवमेंट्स को सपोर्ट करेंगे, उनकी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, अब वो किसके आलाकार हैं? अगर ये प्रोफेसर साहब का बयान देखें, इसके अलावा बाकी जो लोग देखें, और फिर जो मारंग बलोच का यहाँ पे एक जमे गफीर था और जो चीज़ें थी, जो एनेक्सिस थी, इसका मतलब ये कि ये सारी की सारी जो पुश्त पनाई है, देखें BLA हो या मजीद ब्रिगेड हो, इसमें तो कोई दूसरा आज शुबा है ही नहीं मुझे कि इसके पीछे रा की फंडिंग है। रा जो है वो इसको इन्वॉल्व कर रही है, इसको जो है वो इस्तेमाल कर रही है। रा के अलावा इसराइल हो सकता है और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो समझते हैं कि बलूचिस्तान चूँकि एक मुआशी हब की सूरत इख्तियार कर सकता है मुस्तकबिल करीब में, और उसके लिए कोशिश है वहाँ पे इतनी इनसिक्योरिटीज और इंसर्जेंसीज पैदा कर दी जाए ताकि वहाँ पे इन्वेस्टर ना आए, वहाँ पे कारोबार फ्लोरिश ना कर सके। लेकिन इस सारे मामले में सिक्योरिटी एजेंसीज तो कर रही हैं अपना, मैं समझता हूँ जो आप बात कह रही हैं इस सारे मामले में सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, मैं समझता हूं कि तमाम बड़े जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या दीगर जो इदारे हैं, वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स, जो उस्ताद, जो प्रोफेसर्स, जो प्रिंसिपल्स वहाँ पे आपने लगाए हुए हैं जो सर्विंग करें, उन सब की एक जो स्क्रीनिंग है वो करनी ज़रूरी है। इन सब की एक स्क्रीनिंग कीजिए, इन सब की दोबारा एक जीरो से सिक्योरिटी क्लियरेंस कीजिए कि कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो हुक हो और वो सहूलतकारी कर रहा हो और छुपे पोशीदा अंदाज में सहूलतकारी कर रहा हो। क्योंकि असल में देखें ग्राउंड पे तो लोग जो लड़ रहे हैं जो फितरतुल ख्वारिज के साथ, उनको सहूलतकारी कहीं से कहीं तो आ रही है। तो मेरा मानना यह है कि आप जितना उनके साथ शदीद रवैया इख्तियार किए हुए हैं, उनके सहूलतकारों के साथ उससे भी ज़्यादा शदीद रवैया इख्तियार कीजिए ताकि लोगों के अंदर एक डिटरनेंस कायम हो कि हमने सहूलतकारी नहीं करनी। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक हो गया। चारा मजीद क्या हो सकता है, मैं ये भी चाहूंगी कि आप बताइएगा कि हमारे पास इसका मजीद हल क्या हो सकता है। शहजाद अनवर फारूकी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन साथ में ये भी बताइएगा कि ये चीज़ें जो हैं ये जामियात की तरफ क्यों रुख कर रही हैं, क्यों दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उन्हें आसान हदफ दिखाई देते हैं, हमारे वो बच्चे जो ज़ेर तालीम हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं स्पेशली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। अच्छा देखिए, ये सवाल आपका बहुत अहम है और मेरे नज़दीक फैसला साजों को इस हवाले से बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत है जी सर, कि नौजवान जो कि बल्क में है हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है, उसके ऊपर ही क्यों ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो गुमराही का शिकार हो रहे हैं और वहाँ से इस तरह के बात या काम सुनने में आ रहे हैं। 2-3 बातें मैं बड़ी जल्दी से अर्ज करता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये दहशतगर्दी और ये जो सहूलतकारी के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार मेरे दोस्त ने किया है, मैं काशिफ का बिल्कुल इस पे साथ हूँ इसके, लेकिन हमें उन वजूहात पे भी गौर करना है और सिर्फ गौर नहीं करना बल्कि काम भी करना है। देखिए, जब हमें वहाँ पे ये बताया गया कि सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस क्या हैं, किस तरह से तबकाती बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर, सूबाइयत की बुनियादों पर, लिसानियत की बुनियादों पर, फ़िक़्ह की बुनियाद पर और महरूम और हासिल जो कि अमीर तबकात हैं उनके दरमियान जो तफावत है वो किस तरह से सोसाइटी पर असरअंदाज होता है और किस तरह से चीज़ें जो है वो फिर आगे ट्रिगर करती हैं। अब ये बड़ी बुनियादी बात है कि अगर हमें पता है कि हमारी सोसाइटी के फॉल्ट लाइन्स ये हैं और तो हमें उन पर काम करना चाहिए। बलूचिस्तान अनफॉर्चुनेटली कि हमें पाकिस्तान के बाद से एक महरूम इलाका रहा है और इसमें सिर्फ वफाक का इतना कसूर नहीं है। मेरा ख्याल है वफाक का अगर कसूर है तो उसके साथ साथ वहाँ के लोकल जो कबाइलीज थे और जो उनके सरदार थे उन सब का भी उतना ही ज़्यादा, बल्कि उससे ज़्यादा गुनाह उनका है कि जब वो मुंतखब होकर भी आते रहे तो उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अपने ज़ात के लिए तो बहुत कुछ किया और कुछ लोगों ने मखसूस अपने एजेंडाज के मुताबिक मुफादात हासिल किए, वफाक से भी। शहजाद साहब, यहाँ अगर आप बुरा ना माने, मैं सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कह सकूं कि असल में उन लोगों ने जो इक़्तिदार में आना चाहते थे या आते रहे, उन्होंने इस एहसास महरूमी को ज़्यादा बढ़ाया। बाहर के दुश्मनों ने तो शायद किरदार अदा किया ही किया, अंदर के जो दुश्मन थे जो अपने ज़ाती मफादात के लिए लगे रहे, मतलब आप एक सूबे से वज़ीर आज़म तक ले आते हैं कि जी उसका एहसास महरूमी किसी तौर ख़त्म किया जा सके। वो कितनी बड़ी करप्शन स्कैंडल्स में मुलव्वस रहते हैं, सेनेटर्स आते हैं, सब आते हैं, वज़ीर आला कौन कौन कहाँ से लाए जाते हैं, वी ऑल नो दैट। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी इस एहसास महरूमी को और हवा दो, अपना फ़ायदा उठाओ, तो सर बलूचिस्तान के अवाम का कोई क्यों सोचेगा फिर?
आसमा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो ये है कि ये जो वजीर आजम वहां से लाना है, वहां से वजीर आला, या कभी हम सुनते हैं चेयरमैन सेनेट कोटे के मुताबिक वहां से आएगा, तो ये कॉस्मेटिक्स है बेसिकली। इसका इसका डीप इनसाइड कोई आम आदमी का जब ताल्लुक ही नहीं है उस आदमी से जिसको आप यहाँ भी लगा रहे हैं, और वो आम आदमी में उठता बैठता ही नहीं है, वो भी वही कोई सरदार, कोई जाम, कोई इस तरह की चीज है, तो उसका आम आदमी से क्या ताल्लुक है? आम आदमी उससे कैसे रिलेट कर पाएगा? ये है पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये महरूमी के एहसास को हवा नहीं दी जाएगी, महरूमी को ज्यादा बढ़ाकर बयान नहीं किया जाएगा, तो फिर ये कौन कहेगा कि नहीं यार वो बड़े महरूम लोग हैं, उनका वजीर आजम ले आओ, उनका चेयरमैन यही तो सेनेट सर ले मैं आओ, अर्ज कर रही हूँ कि इसी पे उनका खेला जा रहा है सदर सारा। मुमलकत ले आओ, तो उसको भी हवा देना उनके मुफाद में है। जी। लेकिन मेरे नजदीक मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी यूथ को आपको एज ए होल एड्रेस करना होगा। साउथ पंजाब का जो नौजवान है वो भी उतना ही महरूम है जितना बलूचिस्तान का और केपीके के कबायली इलाकों का जो नौजवान है उसके भी उतने ही मसाइल हैं जितने अंदरूने सिंध के रहने वाले नौजवान के। तो हमें नौजवानों को टैकल करने के लिए, उनको मुस्बत राह पर लाने के लिए हमें हिकमत अमली और राह अमल देना है कि वो कैसे आगे, उनका फ्यूचर प्लान क्या होगा, उनको हम किधर से लेके, किस रूट से किधर लेके जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटियों में हमें सेहतमंदाना सरगर्मियां, और सियासत में आपने यूनियंस पर पाबंदी लगा दी हर किस्म की। आप उसके बावजूद भी हम अगर बर्बाद हाल हैं तो भाई यूनियन को खोल दो ताकि लोगों को अपने जज्बात का इजहार का मौका मिले। जिसने जो कहना है वो यूनियन के प्लेटफॉर्म पे आके कहे, ना कि ठीक हो गया शहजाद साहब, टाइम सर जी टाइम कम है, नौशाद साहब की तरफ चले जाते हैं। नौशाद साहब, ये डॉक्टर उस्मान काजी की ज़ाहिर है कि आज हम बात कर रहे हैं, बेहतरीन मुलाजमत इसके पास, स्कॉलरशिप पर PhD और फिर भी दहशतगर्दों की सहूलतकारी। तो सर ये एहसास महरूमी तो ना हुआ ना, क्योंकि अब बलूचिस्तान की पसमानदगी की जब बात होती है, इशूज़ की बात होती है, तो जो बड़े जिम्मेदारान हैं वो सरदारी सिस्टम भी रखते हैं, उनके सरदारों की फैमिलीज़ जो हैं वो हम कराची में देखते रहे हैं, खुद से पोश इलाकों में रहती हैं, 20-20 गार्ड्स उनके साथ होते हैं। ये जो BLA है या हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों ने इस सरदारी निज़ाम पर सर कभी क्यों सवाल नहीं उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ये एहसास महरूमी का सवाल है, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों की आप बात कर रही हैं वो बलूचिस्तान की सोसाइटी का 1% है। उसको ट्रिकल डाउन कर लीजिए इस प्रोफेसर तक या इन लोगों तक, तो वो आप मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि 10% है। अब 90% जो तबका है ना, उसके कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। उसके प्रॉब्लम्स वहाँ की सैनिटेशन के मामलात हैं, वहाँ उनको रोड्स का मसला है, उन्हें एक्सेस का मसला है, उनके लिए दीगर चीज़ों का मसला। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है और वहाँ पर जो है वो तरक्की आपको उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से आपको लाहौर में, कराची में या दीगर शहरों में मिलती है। जब वो लोग यहाँ आते हैं, आते वो कोटे पर हैं। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पाकिस्तान की बेशतर यूनिवर्सिटियों में इनका कोटा 2 से 5% की सीटें मुख्तस हैं। और ये लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की जो प्रोग्रेस है उसको देखते हैं और फिर अपने जो इलाके का जब मुआवजा करते हैं तो फिर उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो लोग, ये जो आप बात कह रही थी कि उन सरदारों के, उन वडेरों के, उन लोगों के जो एक्चुअली फॉरेन जो एजेंडाज है उन पे काम कर रहे होते हैं। फारूकी साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये लोग जो है, ये वडेरे और ये लोग वहाँ CM भी रहे, दूसरे भी मिनिस्टर्स भी होते हैं, असम्बलियाँ भी होती हैं, वहाँ नुमाइंदे। लेकिन असल प्रॉब्लम ही ये है कि ये लोग आम आदमी की नहीं सोचते, आम आदमी के मसाइल हल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से जो एहसास महरूमी 90% लोगों में है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब मामला ये है, जो इसके अंदर जो पहलू है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई मुल्क मौजूद होता है और उसका आइन मौजूद होता है, उसके अंदर किसी तौर आपको किसी किस्म की मुसल्लह जद्दोजहद की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। पाकिस्तान जब बना था, जो तहरीक पाकिस्तान थी, आप ये देखिए कि कायदे आजम कभी गिरफ्तार नहीं हुए, जिसपे जो है बाज लोग जो है वो उंगली उठाते थे कि जी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए। इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए कि उन्होंने जिंदगी भर कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं। उन्होंने जंग ही कानूनी लड़ी। इसी तरह से ये जो तालिबान हैं, ये कलअदम तंजीमें हैं, जो मुसल्लह तंजीमें हैं, उनके साथ सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि आप फर्ज कीजिए कि आप किसी चीज से इख्तलाफ रखते हैं तो अपने इख्तलाफ को, अपनी आवाज को उस पैराहन में ढालें जो आपके यहाँ राइज आइन के मुताबिक आपको दी जाती है, जिसमें आपका सियासत एक एरिया है, आप एक्टिविस्ट बन सकते हैं, आप सिविल जिसे कह लीजिए वो उसके एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं। बात यह है कि आपको
जो बंदूक उठाने वाला मामला जब शुरू होता है तो वहां पे वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो फॉरेन फंडिंग से काम कर रहे हैं, या वो अनासिर इसमें शामिल हो जाते हैं जो शरपसंद है, जो दहशतगर्द हैं, फिर आप उनका चारा बन रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो फारूकी साहब ने कहा कि 90% को एड्रेस करना भी जरूरी है, ये बात दुरुस्त है, उनको एड्रेस करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज जो है ना, उसकी इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती, और वो है मुसल्ला जिद्दोजहद की, कि आप गन उठा के गन पॉइंट पे कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी आवाज असेंबलियों में लाएं। ठीक है, और इसीलिए आज वजीर आला जो है वहाँ के नौशाद साहब सरफराज बुगटी, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब इंसदाद दहशतगर्दी के जो नए कवानीन हैं उनके तहत कार्रवाइयाँ हो रही होंगी। तो सवाल मेरा आज़म मलिक साहब सर यहाँ पर आपसे ये है कि क्या इससे सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी कोई कार्रवाई इनके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट इनको कौमी धारे में वापस लाना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, जो जाती आती बसों को रोक रहे हैं, चुन चुन के लोगों को मारते हैं, उनके साथ कैसे, अगर मेरा बच्चा खुदा न खास्ता किसी ने कत्ल किया हो तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि आप उसके साथ जी बैठ के टेबल टॉक करें? आसमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठा ले और आप उसके साथ जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए बैठ जाएं। हाँ। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। ये कहीं पूरी दुनिया में नहीं होता। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जी जी। आप मुसलमान जितनी भी उठा के देख लें। एक बात, उसी बात आसमा शॉर्टली मैं इसको जरा वाइंड अप करता हूँ। देखिए, 1930 की दिहाई से रूस ने बलोचिस्तान के सैकड़ों तलबा को वज़ाइफ पर अपने मुल्क बुलाया। अच्छा, और मजे वाली बात यह है कि ये तलबा साइंस टेक्नोलॉजी की तालीम वहां पे हासिल नहीं की, इन्होंने कम्युनिज्म और बाएं बाजू का फलसफा पढ़कर वापस आए और बाद ये स्कूलों, कॉलेजों और जामियात में उस्ताद बन गए। बलोचिस्तान की बात कर रहा हूँ, और एक मुतवाजी फिक्री निज़ाम कायम कर दिया जो वो रूस से कम्युनिज्म सीख के आए, और नई नस्ल को रियासती बयानिए से काट कर गैर मुल्की नज़रियात की तरफ चले गए। अच्छा, शॉर्टली जब ग्वादर बंदरगाह, सी पैक जैसी प्रोजेक्ट कामयाबी की तरफ बढ़े तो भारत, ईरान, रूस और बाज़ निजी ममालिक ने इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए प्रॉक्सी वार शुरू की। ये प्रॉक्सी वार आपको पता है आसमा इसलिए कामयाब हुई कि तालीमी इदारों में वही असासा मौजूद थे जो 1930 से लेके अब तक आज तक भी रूस उनको स्कॉलरशिप पे वहां पे बुलाता है और कम्युनिज्म की तालीम देता है। उसी नजरिए से मुतासर दहशतगर्द ग्रोहों को नया खून फराहम करते हैं इन इंस्टीट्यूशन में। आज़ादी के नाम पर शिद्दत पसंदी को हवा दी गई ताकि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की आग भड़के, गैर मुल्की सरमायाकार भाग जाएं और पाकिस्तान कमजोर हो जाए। इसी वजह से बलोचिस्तान के तालीमी इदारे दहशतगर्दी के सहूलतकार के तौर पर सामने आए, और जो इदारे इस बयानिए का हिस्सा नहीं बनते वहां जबरदस्ती दहशतगर्दी करवाई जाती है। असमा, आखिर में आपने जो कहा हम उसको वाइंड अप करते हैं। देखिए, इस सूरत हाल से निकलने के लिए जरूरी है कि तालीमी इदारों में वो जो मुतवाजी बयानिया है उसे खत्म किया जाए। काशिफ साहब की बात बहुत खूबसूरत है। आप जब तक उस्तादा की स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, दोबारा नए सिरे से वहां पर तालीमी इदारों में इंटेलिजेंस सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, मुकामी को साथ नहीं मिलाएंगे, एक मुस्बत बयानिया तश्कील नहीं देंगे, और ये जो नया बिल जिसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते बात भी की, इंसदादी दहशतगर्दी का बिल जिसके ऊपर 3 माह आप गैर मुकदमे के किसी भी शख्स को हिरासत में ले सकते हैं। देखें, ये ऐसा ही बिल आपको याद होगा स्वात ऑपरेशन के दौरान लॉन्च किया गया था। स्पीडी गवादर के अंदर एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ, एक बंदे ने 9 लोगों को मारा और उसके बाद 6 माह तक अदालत के अंदर उसकी कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि बीएलए ने धमकी लगाई कि अगर जज साहब ने ये केस सुना तो हम इसका घर उड़ा देंगे। मुझे बताएं कि कौन आएगा सामने? तो ऐसे में ऐसे जो तो होना बड़ा जरूरी है ताकि कला कमा किया जा सके। जी, शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एक फिक्रा मैं कहना चाहूंगा, अगर मैं आजम मलिक साहब का ये आर्गुमेंट मान लूं तो मुझे बताइए कि नजम सेठी जो कि सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और उनके हवाले से तो कोई महरूमी नहीं है, वो क्यों पहाड़ों पर चढ़ गए थे, उनको क्यों पहाड़ों पर जाना पड़ा था? तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सर देखिए, यही तो फारूकी साहब, मैं यही तो बता रहा हूँ कि 1930 की दिहाई से अब तक जो कम्युनिज्म हमने पढ़ा हमारे दिमागों के अंदर था, जो निशात साहब ने बात की कि एक बच्चा जब लाहौर आता है, वो गुलबर्ग में आता है, डिफेंस में जाता है, इस्लामाबाद कम्युनिस्ट तो खुद अब अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। कम्युनिज्म को तो अब फंडिंग करने वाला कोई सोर्स ही नहीं रहा। पिछले जब से सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ उसके बाद तो आप कम्युनिज्म का नाम लेने वाला ही कोई नहीं है। ये बलोचिस्तान का यही तो प्रॉब्लम है फारूकी साहब, बलोचिस्तान का यही तो प्रॉब्लम है।
वहां पर कम्युनिज्म ने अपनी जड़ें इंतहा से ज्यादा मजबूत की हैं। आप चक्कर तो लगा के हैं, आपको पता चलेगा कम्युनिज्म नहीं, की वो आप चीजें ठीक कह रहे हैं आज़म मलिक, लेकिन उसका उसकी वजह ये है कि वहां के रहने वालों को लगता ये है कि उनके मसाइल का हल कम्युनिज्म में है। आपकी जमहूरियत जो है वो बलोचिस्तान को डिलीवर करने में, उनके लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम रही है, तो वो कम्युनिज्म के हवाले से ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ एहसास महरूमी है, एहसास महरूमी है जरूर, लेकिन 25,000 किलोमीटर से आजम साहब सॉरी, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक शामिल करते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में। और ब्रेक के बाद अभी बलूचिस्तान में नो डाउट मसाइल ज़रूर हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सोचे समझे मंसूबे के तहत वहाँ के लोगों के अंदर एहसास महरूमी बढ़ाया जा रहा है, इसमें सिर्फ बैरूनी अनासर शामिल नहीं है, कुछ अंदरूनी अनासर भी इसमें शामिल हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है, जो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, बड़ी बड़ी पोजीशंस लेने के लिए अपने ही लोगों के अंदर सलाहियत करते हैं और उन लोगों के अंदर ये एहसास महरूमी जो है बढ़ाते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो कुछ खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में जो बारिशों ने तबाही मचाई है उस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक जी। बात अब करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों की, जिनसे होने वाली तबाही जो है अब वो बहुत ज़्यादा है। सैकड़ों ज़िंदगियाँ इस तबाही ने निकली हैं। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक 645 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट्स आ रही हैं। PDMA का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 337 अमवात हुई हैं। सिर्फ बनेर की बात करें तो 278 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। एक तरफ ये कुदरती आफत है जिसका सबको एक होकर मिलकर मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए, और दूसरी जानिब इस मुश्किल वक्त में भी ब्लेम गेम जारी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ये तासुर दे रहे हैं कि वफाक सूबे की मदद नहीं कर रहा और वफाक इसे मुस्तरद कर रहा है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों का सा ये जो रवैया है नाज़रीन, ये समझ में नहीं आ रहा कि कब ख़त्म होगा। इस मुश्किल वक्त में भी सबका एक होना मुश्किल क्यों है? क्या कुछ देर के लिए सियासत को हम दूर नहीं कर सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं, एक साथ नहीं बैठ सकते हैं? क्यों? नौशाद साहब आप जवाब दीजिएगा इस चीज़ का। मैं KPKB की बात करता हूं, लेकिन मैं एक फारूकी साहब की एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जमहूरियत ने पंजाब में क्यों डिलीवर किया, सिंध में क्यों किया और KPK में क्यों डिलीवर किया और सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों डिलीवर नहीं कर रही। ये एक सवाल है जिस पे सोचने की जरूरत है। लेकिन जहां तक बात है खैबर पख्तूनख्वा और ये जो रवैया है, एक्चुअली आपने जो पॉइंट आउट किया है वो प्राइमरी के रवैये की जो बात की, देखिए विफाक ने जो उससे बन पा रहा था उसने पहले दिन अनाउंसमेंट कर दी। वहां पे हर तरह का NDMA जो है वो वजीर आजम कई इजलास कर चुके और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर चुके। वहां पे जो इमदाद है वो भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज ने भी अपना एक दिन का राशन जो मेरे ख्याल 500 समथिंग टन था वो उनको दिया। अब मसला ये है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है, ये एक रवैये का मसला है। और रवैया ये है कि वहां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको ये लगता है कि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी इस बात पर कि अगर वो विफाक के साथ मिलकर चलेंगे। यही बात आपको याद होगा चंद रोज पहले, शायद एक माह पहले, जो गैलप का सर्वे था उसके अंदर आया था कि 60% लोगों ने ये कहा कि जो सूबाई हुकूमत है उसको विफाक के साथ मिलकर काम करना चाहिए। देखिए सूबों के दरमियान इश्यूज होते हैं, सिंध गवर्नमेंट भी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, मुराद अली शाह साहब भी गुफ्तगू करते हैं कि हमसे बहुत सारी कमिटमेंट्स की गई थी, हमें पैसे नहीं मिले, कोई और दीगर मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे जो मामलात हैं ये मिल बैठकर तय किए जाते हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर आकर इस मौके के ऊपर गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाना है, अपने वर्कर को राजी करना है कि बस हम ये बताएंगे कि हम जो है ना वो किसी का साथ नहीं देंगे। आप अंदाजा कीजिए कि कल जो APC हुई है उसके अंदर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ शामिल नहीं हुई, हालांकि वो गवर्नमेंट की, ये विफाक की या नून लीग या पीपल पार्टी ने नहीं बुलाई थी, वो ANP ने बुलाई थी और बैरिस्टर गौहर ने उसमें हामी भी भरी थी जाने की। अब मसला ये जो मिजाज है ना कि मैं और सिर्फ मैं, ये प्रॉब्लम है जो बाकी मामलात है उसके अंदर ये मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। इस एटीट्यूड से नुकसान किसका हुआ? इस एटीट्यूड से नुकसान सिर्फ बेचारे KPK के शहरी का होगा, अवाम का नुकसान हो रहा है सर, हमेशा की तरह पाकिस्तान के अवाम का ही नुकसान हो रहा होता है इनकी आपसी पॉलिटिक्स की वजह से। काशिफ साहब, सर ये बैरिस्टर सैफ बता रहे थे कि वफाक और पंजाब की जानिब से मदद की पेशकश की गई है, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी थी, अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ है।
अतालो तारड़ साहब की अगर बात कर लें तो वो इसकी नफ़ी करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से आपस में ब्लेम गेम से बहुत ज़्यादा बेहतर था कि बाहमी राबते जो हैं उनको मज़ीद बढ़ाया जाता, लोगों को हेल्प आउट किया जाता जो इस वक्त इतनी ट्रबल में है, मुश्किल में है, सर जाने जा रही हैं लोगों की, सैकड़ों लोगों के। देखें बैरिस्टर सैफ साहब न जाने उन्होंने क्या सूझी, क्या उन्होंने गुफ्तगू की, क्यों की। भाई जिस वक्त ये सारा सानिया हुआ उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद NDM में सेंटर गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप किसी भी तौर पे कोई भी तरीका हरबा इस्तेमाल करें, आप ट्रकों के ज़रिए आप जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दें, राशन दें, जो चीज़ें चाहिए। हाँ जी। अब उस पे काम NDM ने शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने भी वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर साहब से रब्ता किया। अब इशू ये है जो बात नौशाद साहब कह रहे हैं कि हम सियासत चमकाएंगे, बढ़ के मारेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, लेकिन आवाम की बेहतरी के लिए हल पे नहीं आएंगे। हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि कोई भी हमें सपोर्ट कर रहा है, हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि हम अच्छाई की तरफ या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल गई है, इतनी ज़्यादा हमने अपने ऊपर तारी कर लिया कि अगर हमने ये तय कर लिया कि हमें किसी से जो है फ़ायदा हो रहा है या कोई हमारा साथ दे रहा है इस साने में लोगों की बहाली के लिए, बचाने के लिए, तो पता नहीं शायद हमारा वोटर और हमारा जो कायदे हैं या हमारी लीडरशिप है वो क्या करेगी। चलें यार, आप ये कह दें, चलें जी वफाक ने कुछ नहीं किया होगा, मान लिया, पंजाब ने भी ज़ुबानी जमा खर्च कर लिया होगा, चलें मान लें, और फिर ये तो कहें कि पाक फ़ौज की मेहरबानी जो रिहेबिलिटेशन कर रही है उसकी बात भी नहीं करेंगे। भाई अगर या तो ये कह दें कि ये जितनी डिटेल है, जितनी तस्वीर है, जितनी रिहेबिलिटेशन की रिपोर्ट्स हैं मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, सब फेक है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, और सिर्फ KPK की जो म्युनिसिपल के इदारे हैं, KPK के जो रेस्क्यू के इदारे हैं, KPK की जो ज़िले इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। ना ये पाक फौज को अप्रिशिएट करने को तैयार है, ना विफाक को मानने को तैयार है, ना किसी और सूबे की इमदाद मानने को तैयार है, और अपनी हालत ये है कि 11 साल हो गए हुकूमत में, कोई एक इदारा ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब इनसे ले लें कि ये जो आबी गुजर गाँव के ऊपर आपने इंक्रोचमेंट करके आपने जो ये बिल्डिंगें बनाई, क्यों बनवाई? मैं इसी पे आती हूँ। इस पर अब अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं, आज़म मलिक साहब, कि पानी के रास्तों से आबादियाँ जो हैं वो हटा देंगे। सवाल यहाँ पर ये कि ये 350 हम बात नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे लोग इन आबादियों के अंदर हमने देखा है कि जब आबी रैले गुजरते हैं तो उसकी वजह से जाँ बहक हो जाते हैं। लेकिन जब ये आबादियाँ तजावुज़ात हो रहे थे तो क्या KP हुकूमत सोई हुई थी, ये सवाल किया जा रहा है। और फिर आज़म साहब ये भी फरमाइएगा कि सब मौसमियाती तब्दीलियों का शाखसाना है ना, तो इनका सबब जो बताया जा रहा है, और हमने खुद भी देखा है कि सैलाबी पानी के साथ साथ बहुत सारे दरख्त भी बहकर आ रहे हैं, तो 1 अरब दरख्त का जो प्रोजेक्ट था PTI का वो क्या हुआ, और अब जब KP में इतनी बड़ी तादाद में जंगलात कट रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? काशिफ साहब कुछ एक जुमला आज़म साहब की इजाज़त से एक जुमला। जी सर, मैं अली अमीन गंडापुर साहब को छोड़े, प्राइम मिनिस्टर साहब से 10 ब 10 दरख्वास्त करता हूँ, खुदा का वास्ता है इस्लामाबाद से शुरू हो जाए, हर सूबे में आबी गुजर गाँव की इंक्रोचमेंट खत्म करने का एक मरबूत प्लान कर ले, नहीं तो या ना इस्लामाबाद की आबादी महफूज होगी ना किसी सूबे की। अभी भी बहुत सारी जगहों पर तामीरात हो रही है, सोसाइटीज बन रही हैं, तो उनका कोई पहले वाले को कोई क्यों कुछ करेगा? जी आजम साहब। आसमा देखें, KP की हुकूमत पिछले 10 वर्षों में बार बार मौका मिलने के बावजूद इन्होंने कोई इक़दामात नहीं किए, ना तो डैम्स आपको नजर आते हैं, ना कोई वाटर मैनेजमेंट के बड़े मनसूबे इन्होंने आगे बढ़ाए, ना नदी नालों की सफाई की है, ना हिफाजती बंदों की मजबूती पर इन्होंने कोई तवज्जो दी है। नतीजा ये है कि जब बारिश और सैलाब आता है, हुकूमत अपनी नाकामियों का पर्दा डालेंगे, सारा बोझ विफाक पर डाल देती है। मुझे आसमा ये बताएं, सूबाई हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है मुकामी डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ और मुतासरा अवाम तक फौरी इमदाद पहुंचाना। देखिए, वफाकी हुकूमत का किरदार वसाइल और फंड्स फराहम करना है, लेकिन अगर सूबा अपनी मशीनरी और हिकमत अमली को फाल ही ना करे और वफाक को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दे, तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक सियासी चाल से ज्यादा कुछ नहीं। पिछले 10 वर्ष में सिर्फ नारे लगाए, मरकज के खिलाफ आपने बयानिया बनाया, अमली इक़दामात कोई नहीं किए, और आज जब अवाम की रिलीफ के लिए वो बात करते हैं, वफाक पर अमली उठाते हैं। मुझे मैं आपको कल का एक वाकया बताता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब, हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि 1 दिन की सैलरी और जो भी फंड वो जो इकट्ठा करें वो KP भिजवाना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि अगर वो ये करेंगे तो KP की गवर्नमेंट आगे उन्हें कोई सियासी भाई क्यों भिजवाने हैं फंड्स? अली अमीन साहब कह रहे हैं कि मेरे पास बेपनाह बेशुमार फंड्स मौजूद हैं, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। सवाल मेरा ये है कि बेपनाह फंड्स मौजूद हैं, तो वो लोग जिनकी फैमिलीज मर गई हैं वो अभी तक खाने के बगैर क्यों बैठे हुए हैं? आपने लोगों की शुक्रिया भी अदा कर रहे थे, आपने लोगों के हालत देखिए कि वो कैसे
किस जी, कदर जी, कसम नौशाद कुर्सी साहब। की हालत में बैठे हुए हैं। क्या किसी ने उनको रिलीफ पहुंचाया? मैं समझता हूँ सबसे पहले, मैं कोई वफाकी हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूं, ना मैं हूं, ना काशिफ साहब है, हम में से कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, क्या वफाकी हुकूमत ने ऐसे मौके पे इनका साथ छोड़ा है? पूरे मुल्क के अंदर हम उनके साथ हमदर्दी है, वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है, हम उनके साथ हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन खुदारा, आप ऐसे मौके पर भी सियासत से बाज नहीं ऐसे आते मौके पर जब सियासत ना दौर है करें। वो मैं आपके शहजाद फारूकी साहब, सर आपकी तरफ आऊंगी। सॉरी आजम साहब, टाइम हमारे पास कम है। शहजाद साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि एक इस वक्त नागहानी आफत जो है, उसमें जो सूबा जिसमें जाने जा रही हैं बेपनाह जिंदगियां जो हैं, इस वक्त भी दाव पर हैं, क्योंकि अभी बारिशें रुकेंगी तो नहीं और बारिशों की पेशगोई की जा रही है। क्या वजह है कि वहाँ का वज़ीर आला इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि जी मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने पास बड़े सारे फंड्स हैं, मैं वो इस्तेमाल करूँगा, मैं नई आबादियाँ बना दूंगा। अरे भाई, नई आबादियाँ तो बाद में बनेंगी। अभी जिनकी घर में मैयतें हो गई हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पीने को पानी नहीं है। पहले आप उनको पीने का पानी तो दे दें, आबादियाँ बनाना तो बाद की बात है ना। और अभी जो पेशगोई की गई है कि जी और ज़्यादा बारिशें आएंगी, और ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तबाही होगी, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। भड़कें आप मारते हैं, सियासत आप करते हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा अली अमीन गंडापुर साहब? क्यों प्रोवोक कर रहे हैं दूसरों को? अच्छा आसमा, बतौर कमेंटेटर मैं जब पाकिस्तान को देखता हूं तो मुझे लगता है कि 78 साल से एक सिटकॉम है जो जारी है, और मैं उसकी हर रोज नई एपिसोड, नई किस्त देखता हूं। ना किरदार बदल रहे हैं, हाँ, ना उनका रवैया बदल रहा है, स्क्रिप्ट ना नहीं बदल रहा। सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। हम नाजुक दौर पे खड़े थे, मुश्किल दौर पे खड़े थे, वहीं पे ही खड़े हैं 78 साल से। हम मैं बड़ा नेगेटिव हूँ, पॉजिटिव होके देख लेते हैं। पिछले साल 200 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, इस साल 400 अरब का नुकसान हो गया। और असल बात ये है भाई, मसला समझने का ये है कि हम इदारे बनाते हैं, इदारे बनाने का मकसद पर पूरा नहीं करते। एनडीएमए आपने बनाया था, दें अथॉरिटी उसको, जाए पूरे मुल्क में देखें कि कैसे कुदरती आफात का रास्ता रोका जा सकता है। आप सोसाइटियां बनाते हैं, आप दरख्तों की कटाई करते हैं और उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, हर आदमी पैसा बनाने में मसरूफ है। उसके बाद आप कहते हैं जी क्लाउड ब्रस्ट हो गया। और भाई, मुसीबतों का क्लाउड तो पिछले 78 बरस से हम पे ब्रस्ट हो रहा है। किसी खुदा के बंदे को इतनी शर्म नहीं आती कि वो ये सोचे कि यार ये जो हर साल लोग सैलाब की वजह से मर जाते हैं, या इसकी कैजुअलिटीज जो दीगर कुदरती आफात का जिसको हम नाम देते हैं, ये भी किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी की फैमिली है। इनके पीछे रोने वाले ये क्या करेंगे, ये किसी को ख्याल नहीं है। यहाँ पे हर आदमी अपनी जेब पे हाथ फेरता है और आगे निकल जाता है। एक बुनियादी हिकमत अमली, ये अली अमीन गंडापुर वो ये कह रहा है, वफाक ये कह रहा है, और बेसिकली तो हम सिर्फ गैलरी के लिए बकवास करते हैं जो भी करनी होती है। इसका कोई मकसद नहीं होता कि हमने लोगों की जिंदगी को बचाना है, जिंदगी को आसान करना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं। देखें, अगर इस्लामाबाद के हवाले से काशिफ ये कह रहा है कि अभी, और हमने देखा है E11 आपका सारा डूब गया। अभी आप वो अपना चट्ठा बख्तावर जो न्यू है उधर देख लें, इधर सैलाबी सूरत हाल है यहाँ वफाक तो आप किसको, मतलब अगर आपका दारुल हुकूमत ऐसा है तो बाकी मुल्क का क्या पूछते हो आप? ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में। कुछ सियासतदानों की हम ज़ाहिर बात कर रहे हैं कि वो अपनी सियासत में लगे हैं, हमारा आवाम का नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो सियासत में भी कुछ हमें खासी कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुतज़ाद बयानात सामने आ जाते हैं, कभी कोई बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो कॉलम लिख देते हैं और फिर हम देखते हैं कि सियासत में एक भौचाल आ जाता है। ये भौचाल किस तरफ जाएगा, क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या अडियाला में बैठे हुए कैदी ने जब ये कॉलम पढ़ा है तो उन्होंने कुछ इस पर डिसाइड किया है या करेंगे? ये जान लेते हैं अपने पैनलिस्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक कुछ दिनों से सहाफ़त की कांधों पर सियासत का बोझ बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि कुछ कॉलम नवीस तज्जियाकार बिलवास्ता अंदाज में PTI को मुआफ़ी तलाफ़ी की तलकीन कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ ऐसी ही खबरें मीडिया पर आई थी नाज़रीन के 27वीं तरमीम लाई जा रही है और ऐवान सदर में बड़ी तब्दीली मुतवक्के है, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में मिसाली इत्तेहाद है। खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसा है तो फिर सवाल ये है कि ये मिसाली इत्तेहाद सियासी दर्जा हरारत में कमी लाकर आगे बढ़ने का रास्ता क्यों नहीं हमवार करता, और क्या आगे बढ़ने के लिए मुआफ़ी तलाफ़ी के सिवा कोई और सूरत नहीं? ऐसा होता है तो अदलिया से होने वाली सज़ाएँ कहाँ जाएंगी? काशिफ रफ़ीक साहब, आप कुछ कहिएगा इस पर। सर देखिए, जो बात आपने की ना मिसाली इत्तेहाद की, मैं जब ये जुमला सुना
तो मुझे इमरान खान के वो बयान याद आ गए। वो भी कहा करते थे कि हमारे मिसाली इत्तेहाद है, और आजकल आइडियल वज़ीर दाखिला ताल्लुकात साहब कह रहे है, हैं आइडियल ताल्लुकात है। तो दरअसल पाकिस्तान की सियासत में जिस वक्त हुक्मरान ये कहना शुरू कर दें कि उनके आइडियल ताल्लुकात आइडियल ताल्लुकात है, मिसाली ताल्लुकात है, मिसाली इत्तेहाद है, तो समझे फिर ताल्लुकात आइडियल नहीं है, फिर समझे कि मिसाली इत्तेहाद नहीं है। क्योंकि जब मिसाली इत्तेहाद होता है, ताल्लुकात आइडियल होते हैं, फिर कहने की ज़रूरत नहीं होती, सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं होती। अब जहाँ तक बात है कि तजवीज़ की, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो भी सहाफ़ती अकाबरीन हैं जो ये राय रखते हैं कि बानी को माफ़ी मांगनी चाहिए, चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। माफ़ी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने यकदम नहीं कर दी है। भाई यही बात तो 1.5 साल से हम भी कह रहे हैं, और जब हम ये बात करते हैं तो फ़ारूकी साहब कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, मैं करता हूँ पाँव पकड़ के खड़ा है कप्तान, फिर मेरे से नाराज़ होते हैं। सर जी, अगर वो पाँव तो पकड़ के भाई खड़ा है तो बार बार इधर से ऑफर क्यों की जा रही है? सुन तो ले, ऑफर इधर से नहीं हो रही, ऑफर बनी गाला से ही हो रही है, ऑफर अली अमीन गंडापुर साहब से हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने ही डील करवानी है, अली अमीन गंडापुर साहब ही डील करवाने के पीछे है। तो फिर इस तरह से अच्छा, कॉलम्स के अब जरिए मामला क्यों ये है, मैसेज पहुंचाया जा देखें रहा है? मेरी बात, देखें वो तो राय है ना जी। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे राय दे रहा हूँ कि यार मेरी समझ के मुताबिक इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का ये रास्ता है, इसको इख्तियार कर लेना चाहिए, ये मेरी राय है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि बानी ने कहा कि जी, या उन्होंने कहा बानी को पैगाम दो, या कालम निगार साहब जो है उनकी राय पे बानी ने चलना है, बानी ने अपनी कैलकुलेशन चलना है। उनकी राय नहीं है। मैं तो ये कह रहे हैं कि देखिए- उनकी फील्ड मार्शल से जो मुलाकात हुई है, जो उनके साथ उनकी गपशप हुई है, उसके बाद उन्होंने ये अच्छा कॉलम जी, लिखा ना देखें, सर, हमारी- तो इसको तो फिर ऑफर समझा जाएगा। हमारी तो ना फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई है, हाँ। ना किसी और से मुलाकात हुई है। आपके प्रोग्राम में 1000 दफा मैंने कहा है कि 9 मई पे माफी मांगेंगे तो बात आगे चलेगी। अच्छा, अगर उन्होंने फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात के बाद लिख दिया तो कौन सी अचंभे की बात लिख दी है? मेरा तो उसको सवाल ये तरदीद नहीं आई ना है। कोई अच्छा, अभी तक, अब तो बात फिर ये उसको हम है, सच्ची समझेंगे। देखिए ये फैक्चुअल बात है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक ही वाहिद हल है कि आप 9 मई पे माफी मांगे, आगे चलें। फिर जब आप आगे चीजें चलाएं, अच्छा ये माफी मांगे नवाज शरीफ साहब आगे नहीं बिल्कुल, चले। आप तो ये बात शुरू दिन से कहते हैं, जब से 9 मई का जी। इंसिडेंट हुआ उसके बाद अच्छा, सिचुएशन ये माफी मांग के नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं आए क्या? ये माफी मांग के शहबाज शरीफ साहब ने वजारत डट के खड़ा है ना कप्तान, अच्छा, नहीं आ रहा सुन ना, तो काशिफ लेना, साहब आगे जाने सुन दे तो मुझे लेना, भी। सुन जी, तो जी, ले, सर, टाइम कम यही है ना। माफी मांग के तो सरदारी साहब सदर पाकिस्तान खड़े थे, नहीं तो माजी में ईंट से ईंट बजा रहे थे, अब ईंट से ईंट जोड़ के सदर पाकिस्तान बन गए। शहजाद साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जब ये सारी नसीहतें की जा रही हैं, सजेशंस दी जा रही हैं, तो फिर लगता तो ऐसा ना कि कप्तान ही डटा पड़ा है, नहीं मान रहे भाई वो, इसीलिए तो बार बार लिखना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। ये एक राय तासुर जो है ये आ रहा है इस सारी चीज से। शहजाद साहब, अच्छा आसमा, पंजाबी का एक मुहावरा है, आप ना जोगी तिगवाड़ बुलावा। यानी जो आदमी अपने मामला तो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, लेकिन वो दूसरों को ये मशवरे देता है कि यार ये सहाफ़ती अकाबर क्या होते हैं, और सहाफ़ती अकाबर का ये काम कब से हो गया कि वो जनाब राब्ताकारी करें, हाँ, मैसेज पहुंचाएं। लोगों को बताएं, आप ये करें, आप वो करें, जो आपका काम है यार आप वो करो। ये पूरी कौम को एक इल्लत में मुब्तला कर दिया आपने कि जिसका जो काम नहीं है उसने वही काम करना है, बाकी सारे काम वो छोड़ दो। और यार आपके अपने सहाफियों के मसाइल तो हल नहीं होते, सहाफती अकाबर आप बने हैं, आप कौमी मसाइल सुलझाने के लिए आप मशवरे दे रहे हैं इतने बड़े बड़े। और भाई पहले अपने अपने सहाफती जो मसाइल हैं लोगों के, उनके ऊपर को बात करें, उनके साथ को चलें। हर आदमी अपना एजेंडा लेके चलता है और वो बात करता है जो उसको सूट करती है। जहां तक बात है डट के खड़ा है कि लेट के खड़ा है, यार एक लम्हे के लिए आप मांग लें, वो मान लें कि वो लेटा हुआ है, वो पाँव से लिपटा हुआ है, लेकिन यार वो अडियाला जेल में पड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं है, वो हुकूमत में नहीं है, ना उसके MNAs काम हो रहे हैं, उसके लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उसकी मुसीबतों में इजाफा हो रहा है, उसकी मुलाकातें काटी जा रही हैं, लेकिन वो पाँव से लिपटा हुआ है। इसके बावजूद वो माफी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ जी माफी मांग लो, माफी मांग लो। अगर तुम्हारे बकौल भाई वो पाँव से लिपटा हुआ तो और क्या करे वो माफी। ठीक है नौशाद साहब, मेरा सवाल आपसे यही है जो शहजाद साहब फरमा रहे हैं कि जब इतने आइडियल ताल्लुकात हैं, सब कुछ सही चल रहा है, सब लोग एक पेज पर हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है बकौल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के, तो फिर भाई बार बार आपको इमरान खान क्यों याद आ जाता है? PGI वाले भी फिर इसी बात पे और ज्यादा आकड़ जाते हैं कि देखें जी हमारे बगैर तो मामला चल ही नहीं सकता, तो बार बार ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है? फिर मैं पहले अपनी ज़ात अपनी राय में तसीहात कर दूं, ये जो बीच में जो बातें हुई। पहली बात तो यह है कि कॉलम जो होता है ना वो राय होती है, और राय देने का हक कॉलमिस्ट को मौजूद है। हमेशा से कॉलमिस्ट जो है वो राय देता आया है,
पहली बात। दूसरी बात यह है कि सहाफ़ी तजवीज़ करता है, फीचर के अंदर उसके पास ये गुंजाइश भी होती है, और यही गुंजाइश उसके पास कॉलम में भी है। ये डेफिनेशन है जो हमने पढ़ रखी है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी को है तो इस पर बहस की जा सकती है। तीसरा मामला ये है, देखिए ये मामला कब शुरू हुआ? ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान के अंदर ये खबरें चल रही थीं। एक सेटअप तब्दीली की खबर आ रही थी, और दूसरी खबर ये थी कि जनाब जो सदर बनने जा रहे हैं फील्ड मार्शल साहब। पहली खबर की तरदीद आ गई और वो दम तोड़ गई, और दूसरी खबर ये जो सेटअप की तब्दीली की है, ये बात वहां से शुरू हुई। अब मामला ये है कि सहाफ़ी का काम है कि वो कोई भी बात जो उस तक पहुंचती है, वो इंफॉर्मेशन वो लोगों तक पहुंचाए। खबर उन्होंने पहले ब्रेक की सोहेल वड़ाई साहब ने, और कॉलम बाद में लिखा। खबर जो थी उसके अंदर वो चीजें नहीं थी जो उनकी राय जो है वो उसके अंदर मौजूद थी, और राय ये थी कि जी इनको माफी मांग लेनी चाहिए, या जो भी राय थी उनकी, उससे इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि क्या राय थी। अब मामला ये है कि ये बात काशिफ साहब की दुरुस्त है कि हम तो पिछले 1.5 साल से ये बकवास कर रहे हैं, यहाँ बैठ के रोज ये गुफ्तगू करते हैं कि जनाब सियासी इस्तेहकाम के लिए ये जरूरी है कि आप ये काम कर गुजरे। आप अपनी अना के बुत को तोड़कर जो आप मुल्क के लिए, आप मुल्क का अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं ना, आप मुल्क के लिए जेल काट रहे हैं, आप मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो मुल्क के लिए ये एक जिद भी छोड़कर आप मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करें। तो ये राय उस मकसद के लिए दी गई। और दूसरी बात ये है कि कोई एक पेज पे है, यहाँ पेज फटते हुए पता नहीं लगता, यहाँ 1 सेकंड लगता है, पेज फट जाते हैं, वो तो हम उस बहस में नहीं जाते। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि भाई अगर कोई शख्स जिद कर ले, एक बच्चा जिद पे आ जाए और वो रोना धोना बंद ना करे, और मामला जो है 4 बच्चे बेशक उसको कोशिश कर रहे हो कि जनाब आपकी मेहरबानी चुप कर जाए, आप रोए ना, आप हमारी बात सुन लें, तो जो जिद पे हठधर्मी पे आया हो उसको सारे लोग कहेंगे ना कि यार आप ये जिद छोड़ दें। तो चले, यानी इससे ये तो माना जा सकता है ना कि उसके रोने से किसी ना किसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ रहा है। आजम साहब, ये वही तासुर है जो इस तरह की खबरों से, इस तरह की कॉलम से आगे जाता है। नौशाद साहब, आई एम रियली सॉरी, टाइम सर मेरे पास बड़ा शॉर्ट है। आजम साहब, एक तो ये फरमा दीजिएगा, दूसरा ये शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने से बड़ी उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद इस तरह की खबरें उस तरह से सामने लाने की जरूरत ना पड़ेगी, गंडापुर साहब कुछ नहीं कर सके तो शाह महमूद कुरैशी साहब कर लेंगे। और फिर तीसरा सर, ये जो एपीसी में पीटीआई नॉन सीरियस रवैया दिखाती है, फिर उसके बाद इस तरह से ऑफर्स करना, आपको लगता है कि इसमें वो कुछ सीरियसनेस दिखाएगी? देखिए आसमा, बात यह है कि सोहेल वड़ाई साहब अपनी नरम, शाइस्ता और मज़ाहिया मगर गहरे तज़किये के अंदाज के बायस जाने जाते हैं। जी जी। उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से महज एक सहाफ़ती नशिस्त समझी जाए या एक सियासी काम, इस पर बहस लाजमी है। बड़ा अच्छा आपने ये आज का टॉपिक चूज किया है। देखिए, पाकिस्तानी सियासत में एक अरसे से ये बयानिया मजबूत होता जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत एक सफ़े पे हैं, लिहाजा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए किसी भी किस्म की पेशकश या डील के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर दिखाई देते हैं। मगर सवाल ये है आसमा, अगर वाकई किसी किस्म की पेशकश ना हुई तो फिर सोहेल वड़ाई साहब की ये मुलाकात रस्मी नोयत की थी या इसके जरिए एक बयानिया तश्कील देने की कोशिश की गई? देखिए, इमरान खान का तमाम दौर जो था वो इंतशार और तसादुम पर मबनी था। उनके करीबी हल्के, और हम भी बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के मूड में नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें हकीकत से ज्यादा अफवाहों के ज़मरे में आती हैं। सोहेल वड़ाई साहब जैसे, नौशाद साहब जैसे, मेरी खुद आर्मी चीफ से एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जो एक एनालिसिस था, हमारा काम है वो एनालिसिस निकालना, वो एनालिसिस ऐसा ही था जैसा सोहेल वड़ाई साहब ने पेश किया। ऐसी मुलाकातें हमेशा एक सियासी दर्जा हरारत का पता देती हैं। मुमकिन है आसमा इस मुलाकात का मकसद ये पैगाम देना हो कि एस्टेब्लिशमेंट दरवाजे बंद नहीं करती, लेकिन फिलहाल इमरान खान के लिए माहौल साजगार नहीं है। ठीक है, तो मेरा बात यह है कि इस मुलाकात को, इस पेशकश को इसके साथ जोड़ना, ये एक मतलब अवामी मुशावरत की सोहेल वड़ाई साहब की मुलाकात थी, जो उन्होंने उनके साथ बैठ के बातचीत की, वो उन्होंने लिख दी। तो यूं लग रहा है कि ऐसी इसमें कभी कोई पेशकश ना तो इमरान खान को की गई है, और काशिफ साहब वाली बात कि जब तक 9 मई के ऊपर माफी नहीं मांगते ये मामला आगे नहीं चलना। दूसरी बात आपने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब, ये मुमकिन है कि शाह साहब जब आएंगे, अभी वो आए हैं तो अभी मामलात जो है वो किसी डगर बैठेंगे। अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, एक मेन स्ट्रीम सियासी धारे के लिए अपने आप को अपडेट करना है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई BLA या मजीद ब्रिगेड थोड़ी है इसमें असला और सीधा आ जाना है। तीसरी बात आपने की कि ये सियासी रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी पॉलिटिकल कल्चर रहा ही नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर परवान ही नहीं चढ़ी। ये हमेशा एक
चंद लोग जो अमीर लोग थे उन्होंने आपस में मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कुछ बेनिफिट्स समेटे, और बेनिफिट्स समेट के खान साहब अंदर हैं, वो लोग सारे बाहर हैं। तो और ये वो अभी इनका भी नाम बेनिफिट समेट रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आजम मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ रफीक साहब आपके वक्त का, मोहम्मद नौशाद अली साहब और शहजाद अनवर फारूकी साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अब जाते जाते कुछ बातें उन हीरोज़ की जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ मुश्किल में डाल देते हैं, अपनी जान पर खेलकर ख़तरात से खेलते हैं, मदद को बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार कर सबका दिल जीत लेते हैं। बज़ाहिर मिट्टी ओढ़कर किसी कब्र में जा सोते हैं, लेकिन दरहकीकत दिलों में ज़िंदा हैं और दिलों में रहते हैं। मेरा मरकद मेरे अहबाब के सीने होंगे, तो शायद खाक को मत जानिए तुरबत मेरी। आर्मी एविएशन के पायलट कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान भी ऐसे ही हीरोज़ में से एक है नाज़रीन, जो मौत की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान आर्मी में तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने के बाद रिटायर्ड हुए और फिर केपी की हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर के पायलट होकर उड़ाने भरने लगे। खुश अखलाक, खुश गफ्तार, बाकिरदार और बहादुर कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान ने पाक आर्मी में कई बार मौत को अपने आसपास टहलते देखा था, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे कि उनकी तो तमन्ना ही शहादत की थी। और देखिए कि ये आरजू 15 अगस्त को उस वक्त पूरी हुई जब वो ख़तरात में उड़ते हुए, ख़तरनाक मौसम में उड़ते हुए तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन की मदद को पहुँच रहे थे। ख़राब मौसम था, धुंध ऐसी थी कि इंसान घर से बाहर ना निकले, लेकिन ये शेर दिल हवाबाज MI-17 हेलीकॉप्टर लेकर बारजौड़ के मुतासरीन के लिए निकल खड़ा हुआ। पहाड़ी सिलसिलों में शदीद धुंध की वजह से परवाज़ मुमकिन नहीं थी, लेकिन शाहिद सुल्तान के लिए सब कुछ मुमकिन था कि उनकी समात में भूख से बिलखते बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। वो मदद को पुकारते, मुतासरीन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपना हेली लेकर बाजोड़ की तरफ गए और वापस नहीं आ सके। उनका हेली बाजोड़ सालाज़ई में क्रैश हो गया। शाहिद सुल्तान अपने 4 साथियों के साथ शहीद होकर अमर हो गए। वो आरजू जो उन्हें काकुल लेकर गई थी, वो वर्दी उतारने के बाद बाजौड़ में पूरी हुई। कौम अपने हीरो शाहिद सुल्तान को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हम इसी नोट पर करते हैं कि जितना मर्जी कड़ा वक्त हो, जिस तरह से ये जवान अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, इस तरह से पूरी कौम भी अपने इन जवानों के साथ खड़ी है, हर तरह के हालात में, हर तरह की मुश्किल में। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।